हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग प्रॉपर न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर एंटर करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर, मॉलिक्युलैरिटी, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर, रेट लॉ, ये सब कुछ सीख लिया है। मतलब हम लोगों ने इस चैप्टर में काम में आने वाले बेसिक टूल सारे सीख लिए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा है उनको हम अब यहाँ पर अप्लाई करके कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पूरे चैप्टर में चलता ही रहेगा, वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस एंड देयर एनालिसिस। तो हम अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस का क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे वो आप लोग अभी देखोगे। नाम से पता लग रहा है इंटीग्रेटेड, मतलब हम यहाँ पर इंटीग्रेट किया करेंगे किसी चीज को और उससे हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर होती है। हमारे सिलेबस में वैसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन सेकंड ऑर्डर का ही कुछ पार्ट हम लोग कवर करेंगे ताकि हायर एंड पे एप्लीकेशन के लिए हम उसको यूज कर सकें। तो बहुत ध्यान से आप देखें, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। और हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं विद जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ मैं आपको कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल दूंगा जो आपको रटने नहीं है। आप बस समझें कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस किन्हें बोलते हैं और उन एग्जांपल्स में ऐसा क्या है कि हम रिएक्शन को जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन किया करेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में किया करेंगे। कौन सी रेट की फॉर्म में किया करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट, यानी माइनस डी बाई डी टी। मान लो रिएक्टेंट है ए, तो माइनस डी ए बाई डी टी की फॉर्म में हम लोग क्या किया करेंगे, सारी कैलकुलेशन किया करेंगे। ठीक है, तो जब भी डील करेंगे हम इसी टर्म के साथ स्टार्ट किया करेंगे। ठीक है, चलो वो देख लेंगे अपन लोग। पहला सबसे पहली बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास रेट लॉ लिखना सीखा था। मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, ए गोज टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या है? ए गोज टू प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ क्या बनेगा? रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ, मैं सिंपल जनरलाइज टर्म में लिखता हूं, रिएक्टेंट टू द पावर क्या आता था? एन। वहां पर एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? जीरो। तो बताओ रिएक्टेंट की पावर कितना आ जाएगा? जीरो। और अगर रिएक्टेंट की पावर जीरो आ गया तो देखो, जीरो का मतलब, इसका टर्म का मतलब हो गया वन। रेट इक्वल टू हो जाएगी के, मतलब रेट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करने चलें तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। आप रिएक्टेंट की कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, रिएक्शन की रेट उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए? नहीं हो सकता ना। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो बस यही होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो सबसे पहले तो आओ डिफाइन कर देते हैं व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो आप सिंपल लिख सकते हो, दीज आर द रिएक्शंस, these are the reactions in which the concentration of in which the rate of reaction does not depend on the concentration of reactant। तो आप यहां से रेट लॉ भी लिख सकते हो कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जीरो। ये होती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक, तो पहली बात जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, फिर डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस।
सो एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जैसे मैंने आपसे बोला, आपको ये एग्जांपल्स रटने की जरूरत नहीं है, देखें समझें और आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है अपना, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो मोस्ट ऑफ जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं दोज आर ऑफ जीरो ऑर्डर। कैसे? अभी देखो आप अपने आप ही बता दोगे। सपोज जैसे आपका ऐसी रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, सॉरी दिस फॉर्म्स 2HCl गैस, ठीक। और ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। तो आप जानते हो Hν स्टैंड्स फॉर सनलाइट, है ना। और ऐसी रिएक्शंस क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सही है। अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने ये रिएक्शन शुरू की, मैंने H2 लिया, उसी कंटेनर में मैंने Cl2 लिया, मैंने 1 मोल H2 लिया, 1 मोल Cl2 लिया कंटेनर के अंदर, लेकिन इसको मैंने इस लाइट से एक्सपोज नहीं किया, इसको एक्सपोज नहीं किया मैंने लाइट को। यहां पर कोई लाइट नहीं, मैं एक डार्क रूम के अंदर इसको लेकर आ गया हूं जहां लाइट नहीं है। बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसके 1 मोल की जगह इसका 10 मोल लेते हैं और इसका भी 10 मोल लेते हैं। बताओ रिएक्शन होगी या नहीं? नहीं होगी। चलो ऐसा करते हैं, इसका 10⁵ मोल ले लेते हैं, या मोलर ले लो, मोल ले लो, इसका भी 10⁵ मोल ले लो, लेकिन अभी भी मैंने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं की है। बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए किसकी जरूरत है? लाइट। ये रिएक्शन हो ही तब सकती है जब कौन प्रेजेंट हो? लाइट प्रेजेंट हो। तो चाहे आप कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लो, इस रिएक्शन की रेट चेंज नहीं होगी, रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। बोलो बात समझ में आ रही है? दूसरा, चलो आपने रिएक्शन शुरू करवा ली सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक। आपने देखा कि सनलाइट की एक फिक्स्ड इंटेंसिटी है, फिक्स्ड इंटेंसिटी तो आप समझते ही हो, है ना। तो फिक्स्ड इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी पे 5 मोल H2 और 5 मोल Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं। बताओ अगर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 50 मोल H2 ले लिया और 50 मोल ही Cl2 ले लिया, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही रखी। बताओ अब इनके क्या 50-50 मोल रिएक्ट करेंगे? हाँ वेरी गुड। कितने रिएक्ट करेंगे? वही 5-5 मोल। क्यों? कि भाई इसकी कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी सेम है, तो फिर आप चाहे 50 मोल लो, आप चाहे 500 मोल लो, आप चाहे 1000 मोल्स लो, आपकी मर्जी हो जितने मोल्स लो, रिएक्ट तो अभी भी सिर्फ कितने मोल्स करेंगे? 5 मोल्स ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। यहां पर रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, पर किसी चीज पे तो डिपेंड करती होगी। हाँ वेरी गुड। किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो इस तरह की फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट, द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस depend on the intensity of light, and the rate is directly proportional to intensity. जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे रिएक्शन की रेट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो तब पहला सिंपल सा एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, जिन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और इन रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, ठीक। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं। एक जनरल एग्जाम्पल और है, decomposition of gases on metal surface।
ठीक, किसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब दूसरा एग्जांपल क्या है आपके पास, डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी रिएक्शंस जिनमें मेटल पे गैस डीकंपोज होती है वो जीरो ऑर्डर हो, लेकिन ऐसी जनरल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चलो अभी बाद में बात करता हूँ, पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने पास पहला एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो आप HI गैस का डीकंपोजिशन करवाओ गोल्ड की सरफेस पर, तो रिएक्शन क्या बनेगी, H2 गैस प्लस I2 गैस। अब आप यहां कितना भी HI ले लो, रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है मेटल के सरफेस एरिया पर। अगर मेटल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन की रेट चेंज नहीं होगी। तो इस रिएक्शन में भी जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, मेटल के सरफेस एरिया पर। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो तो बताओ रेट लॉ क्या लिखोगे, K इंटू HI टू द पावर 0। ऑल्दो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, 0। तो जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो एलिमेंट्री हो गई तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 0, और मॉलिक्युलरिटी 0 होना पॉसिबल नहीं है। खैर इसको हम एनालिसिस में और कवर कर लेंगे। और एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज डीकंपोजिशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम। ठीक, तो अगर आप NH3 गैस को डिकम्पोज करो तो क्या बनाएगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो ये सेकेंड जनरल टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है जिनको हम जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं, जहां पर एक मेटल है ना, मोलिब्डेनम प्लेटिनम आप यूज कर सकते हैं, पर जहां पर एक मेटल की सरफेस के ऊपर गैस का क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है, उन्हें हम लोग कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो मैं आपसे कहने वाला था, जो कह रहा था, मैं रुक गया था बीच में, कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है HI गोल्ड की सरफेस पर डीकंपोज हो रहा है या HI मेटल की सरफेस पर डीकंपोज हो रहा है, और एक साथ में एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप उस केस में ये नहीं खुद से मान के नहीं चल सकते कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, कि सर ने बताया था कि कोई भी गैस अगर मेटल के सरफेस पर डीकंपोज हो रही है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब भाड़ में गए एक्सपेरिमेंटल डेटा, मेरा आंसर तो जीरो ऑर्डर है। ऐसा नहीं होता है। अगर उसने आपको डेटा दिया हुआ है तो आप डेटा से ही पता करोगे रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उनमें 4 ऑप्शन में 4 अलग तरह की रिएक्शन दी हुई है, तब मेटल पे जो डीकंपोज हो रही होगी गैस, उसको आप लोग क्या मानकर चलोगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ हो तो अपने आप से कभी भी कुछ नहीं माने। और अगर किसी क्वेश्चन में लिख कर दे दे कि HI को गोल्ड पे डीकंपोज करवाया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसमें डिबेट ना करें, उसने उसको फर्स्ट ऑर्डर मान के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। आ रही ना बात समझ में? तो ऐसे साइंटिफिक दिमाग ना लगाएं बिल्कुल भी। ये होती है, कंडीशंस पर होती है। अगर आप कंडीशंस बदल लोगे तो ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, मैकेनिज्म बदल गई तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है तो हम डेटा के हिसाब से ही मूव करेंगे। क्लियर? चलो, तो ये थी अपनी पहली टाइप ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने सीखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये 2 सिंपल एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एनालाइज करेंगे, जो हमने सीखा उसकी फॉर्म में। फिर हम उसको इंटीग्रेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमको याद रखना है, जो कि बहुत आसान है। अब आपको कुछ फॉर्मूलेज यहाँ याद रखने होंगे जिसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आप तो बस उतना काम करते जाओ जितना मैं आपसे बोलता जाऊं। क्लियर? तो सबसे पहला काम, आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अब देखो, हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है जो आपको यहां पे करनी है, तो उसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। रिएक्शन इज सम A गोज टू प्रोडक्ट्स। ये हमारी रिएक्शन है, ठीक, और हमने मान लिया है कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
तो अभी आप देखो, आपको मैं अभी सिखा रहा हूं कि आपको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितनी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वही सारी चीजें आपको किसके लिए भी कैलकुलेट करनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट करनी होगी और सेकंड ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट करनी होगी। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए चीजें कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर एज इट इज उन्हीं चीजों को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। यहां पर हम सबसे पहले बोला करेंगे टाइम t इक्वल टू 0। तो टाइम t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये काइनेटिक्स की लैंग्वेज है, इसको आप पहले भी इक्विलिब्रियम के अंदर यूज कर चुके हो। ठीक, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन को मान लेता हूं A0, या फिर काइनेटिक्स चैप्टर में आपको ये कभी कभी a भी लिखा हुआ मिल सकता है, स्मॉल a। तो काइनेटिक्स वाले चैप्टर में स्मॉल a का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बताओ, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। फिर किसी टाइम t पर अब हुआ क्या होगा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में डिस्कस कर लिया हमने कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो टाइम t इक्वल टू t पर A का जो अमाउंट बचा होगा उसे हम बोलते हैं AT। क्या बोलते हैं, AT। या फिर हम इसको A माइनस एक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, A माइनस एक्स। मतलब क्या है कि इसमें से मान लो x अमाउंट चला गया तो ये कितना बचेगा, A माइनस एक्स। तो ये दो टर्म का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। एक A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। और AT, ध्यान देना, AT क्या होता है, कंसंट्रेशन या फिर मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम t। ठीक, तो t टाइम पर कितना रिएक्टेंट बचा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, AT। सही है। अब बात करते हैं रेट की। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इंस्टेंटेनियस रेट, तो मैंने आपको बताया हम यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट में डील करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट t इज इक्वल्स टू t, या टाइम t लिख लो। टाइम t पर इस रिएक्शन की अगर रेट लिखूं तो देखो टाइम t एक इंस्टेंट है, वैसे मैंने आपको बता दिया इंस्टेंटेनियस रेट है। तो देखो हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट टर्म्स में, तो साइन आएगा माइनस, और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dAT अपॉन dt। कर सकते हो, माइनस d ऑफ AT अपॉन dt, बोलो लिख सकते हैं। सही है, चलो। या फिर आप इसे इसके टर्म्स में लिख सकते हो, a माइनस एक्स के टर्म्स में। कैसे, आप लिखोगे माइनस d अपॉन dt, AT यानी डिफरेंशिएशन जितना a बचा दैट इज a माइनस एक्स। अब अगर आप a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, तो देखो dA बाई dt, तो A तो इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि फिक्स, आपने एक बार 5 मोलर ले लिया तो 5 मोलर ही बचेगा। ठीक, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो A का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस dx बाई dt, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये क्या बन जाएगा, dx बाई dt। तो आप रेट को माइनस dA बाई dt के टर्म्स में भी लिख सकते हो और dx बाई dt के टर्म्स में भी लिख सकते हो। समझ में आ रही ना ये चीज आपको। तो कई बुक्स में कई जगह पर इस टर्म में पढ़ाया जाता है, मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, आपको भी लगेगा, इसलिए मैं इस फॉर्म को यूज करूंगा। इस फॉर्म को मैं आगे यूज करूंगा जब मैं आपसे सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझा दिया है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा कि भाई माइनस dA बाई dt को आप प्लस dx बाई dt भी लिख सकते हो। कैसे, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है ना। चलो ठीक है, तो इसको उड़ा देते हैं, साइड में कर दो इसे। तो अब बढ़ते हैं आगे। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी किसके टर्म्स में, ए के टर्म्स में, वो कितनी होगी, माइनस dAT बाई dt। ये तो हुई डिफरेंशियल फॉर्म, सही है। इसको इक्वेट करो रेट लॉ वाली फॉर्म से। तो सिंस ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम t पर इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, k इंटू
अब ध्यान देना, आप जिस टाइम पर रेट निकाल रहे हो उसी टाइम की कंसंट्रेशन यूज करोगे। बताओ किस टाइम पर रेट निकाल रहे हो, टी टाइम पर, तो टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 80, तो आप लिखोगे K × 80 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये चीज आप ध्यान रखना। अगर मुझसे ये इनिशियल रेट पूछता तो मैं कितना लिखता, K × इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी A0 और उसकी पावर लिखता जो भी इसका ऑर्डर है ना। इसलिए ना ये जो मैं चीजें स्ट्रेस डाल के बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो देखो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि A की पावर 0 तो हो गया 1, यानी इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। भाई K कांस्टेंट है ना, तो रेट भी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक ग्राफ बनाना होता है। यहां पे ना बहुत सारी चीज सीखोगे आप, ग्राफ बनाना सीखोगे, तो अभी देखते जाओ, अभी याद रखने वाली चीजें नहीं है, बस देखते चलो हम क्या क्या बना रहे हैं। तो हम यहां पर एक ग्राफ बना सकते हैं, दैट ग्राफ विल बी बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, सिंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक कांस्टेंट लाइन। तो अब देखो पहचानने का तरीका हो गया, अगर कभी भी रेट और कंसंट्रेशन में एक कांस्टेंट लाइन ग्राफ आ रहा है, मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। सब चीजें अपने काम में आएगी आगे, अभी तो आप देखते चलो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर रेट और कंसंट्रेशन में, किसकी कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ग्राफ कांस्टेंट लाइन है, तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, जीरो ऑर्डर की होगी। ये चीज ठीक है। चलो, तो पहला ग्राफ का काम। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखो, यहां लेकर आते हैं, पहले तो इसे थोड़ी जगह बनाते हैं और उसके बाद अब आप देखो, मैंने लिखा रेट इज -d ऑफ 80/dt इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट के। अब हमें करना है इंटीग्रेट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, तो d80 देखो किसकी इक्वल होगा, माइनस साइन को इधर भेज दो, -k × dt। ठीक, अब आप लगाओगे लिमिट्स, तो लिमिट्स क्या लगाओगे, यहां पर लिमिट्स लगाओ, यहां पर लिमिट्स लगाओ। तो यहां dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो हम टाइम 0 से टाइम t तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में, 80 कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो देखो टाइम t = 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, A0, और टाइम t = t पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, 80। तो हम इसे 0 से t और A0 से 80 के बीच में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो d80 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 80, और इस पे लिमिट लगा दो A0 और 80। सिमिलरली k तो कांस्टेंट बाहर आ गया, -k × t का इंटीग्रेशन बनेगा t, और सॉरी dt का इंटीग्रेशन बनेगा t, और लिमिट लग जाएगी 0 से t। सही है? या फिर कुछ लोग इसमें लिमिट नहीं लगाकर इंटीग्रेशन कांस्टेंट से भी कर लेते हैं, तो आप चाहो तो मैं आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट से भी करके दिखा सकता हूं, बाकी जरूरत नहीं है, आप तो लिमिट्स लगा के कर लो, बड़ी आसानी से अपना हो जाएगा काम। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिमिट्स के लिए रखो, तो देखो इधर क्या बनेगा, 80 - A0, इधर वैल्यूज रखो, क्या बन जाएगा, -kt, क्योंकि तो 0 है। तो अरेंज करोगे अगर आप थोड़ा सा, तो 80 = टू क्या बन जाएगा, A0 - kt। तो ये इक्वेशन है कौन सी रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्यों? क्योंकि हमने इसे कैसे डिराइव किया है, इंटीग्रेट करके डिराइव किया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये तो है ही इक्वेशन याद रखना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में आने वाले टर्म्स का सिग्निफिकेंस, कि ये सब क्या है। ठीक, तो अगर आपको एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी भी टाइम t पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखनी है, तो उसका फॉर्मूला आ गया आपके सामने। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, 80 = A0 - kt।
अब इससे हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं इसको, और इसके ऑपरेशन करने वाले हैं हम। तो क्या क्या ऑपरेशन है वो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी करें। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर टाइम टी पर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A0 माइनस KT। अब यहां पर ना कुछ लोगों को डाउट आता है। डाउट क्या आता है कि सर आपने बोला कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी रेट कांस्टेंट है, तो फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल कैसे रही है टाइम के साथ साथ? बदलेगी ना यार, रिएक्शन की रेट कांस्टेंट है। मैंने थोड़ी ना बोला था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। आप खुद सोचो, जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। कंसंट्रेशन थोड़ी ना कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है ना। तो ऐसे फोकट डाउट अपने दिमाग में ना लाएं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप इसे कॉपी करें, फिर हम इस इक्वेशन को और एनालाइज करते हैं। तो देखो क्या क्या हमको यहां पर एनालाइज करना है। सबसे पहले चीज आप देखो यहां पे, मुझे बताओ वेरिएबल कौन कौन है। क्या 80 वेरिएबल है? हाँ बिल्कुल है। मैंने क्या बोला आपसे, टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन बदल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम के साथ साथ, मतलब टाइम खुद भी वेरिएबल है। बताओ A0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या ये वेरिएबल है? नहीं है। एक बार आपने जितना रिएक्टेंट ले लिया वो ले लिया, उसके बाद आप उसको दोबारा तो बदल नहीं सकते रिएक्शन शुरू होने के बाद। मतलब ये कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट, जो खुद भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर मुझे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 80 और T। और अगर ये दो वेरिएबल्स हैं तो मैं यहां पर इन दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बना सकता हूं। तो हम यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, दैट विल बी बिटवीन 80 वर्सेस टाइम T। तो ये जो भी हम बना रहे हैं, आगे हम लोग ना एक टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ग्राफ्स वगैरह सब आपके वहां पर बहुत काम में आएंगे। देखो हर रिएक्शन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अपना एक खुद का अलग टाइप का ग्राफ होगा। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ जीरो ऑर्डर से डिफर करेगा, जीरो ऑर्डर का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर से हमेशा क्या करेगा, डिफर। तो ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं इन वेरिएबल्स के बीच में ऐसा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन के लिए बन सकता है, जीरो ऑर्डर। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, 80 इसको लिखा है y एक्सिस की तरफ, तो इसको लिख लेता हूं y इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट माइनस m इंटू एक्स, क्योंकि मैंने t को x की तरफ लिया है। तो ये ग्राफ बन गया एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो इसका ये जो इंटरसेप्ट है, तो देखो इंटरसेप्ट तो बराबर हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन A0 के बराबर होगा। और बताओ इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल हो गई, हाँ माइनस के इक्वल हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार आपसे ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि मैं आपको ऐसा ग्राफ दे दूं, उसकी स्लोप दे दूं, तो उसकी स्लोप से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसकी नेगेटिव स्लोप होगी और पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा। तो आपको रटना नहीं है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इस इक्वेशन से आप ये ग्राफ कभी भी बना सकते हो। आप तो वैसे भी मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, आप तो इंजीनियर स्टूडेंट्स हो। मेडिकल वाले जो होते हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उन्होंने मैथ्स इतनी नहीं पढ़ी होती है, पर आपका तो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। तो y इक्वल टू mx प्लस सी माइनस mx प्लस सी, ये सब आपने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये ग्राफ रटने की जरूरत है, आपको ये इक्वेशन यूज करना है और इससे आप किसी भी टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। सही है। ग्राफ के बाद हमें यहाँ पर कुछ और टर्म्स डिफाइन करने हैं और उनको कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक, तो आओ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एनालाइज करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज को। फिर देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसको हम बोलते हैं टी हाफ। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हाफ लाइफ को डिफाइन कैसे करते हैं। दो डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, यहां पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन, इट इज द टाइम टेकन फॉर half of the reactant to decompose.
कि जितना रिएक्टेंट आपने लिया था उसका हाफ डीकम्पोज होने में जो टाइम लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज द टाइम टेकन, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू अटेन या टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक, लेकिन ध्यान रखना ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर वैलिड है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो चीज है ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप सोच लो, ये आपके ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन में तो आप यही डेफिनेशन यूज किया करो, अगर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ना ही सोचना है, ये आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आपके एक्स्ट्रा लॉजिक के लिए है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम कंसंट्रेशन, यहां पे तो क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन आधी हो गई, मैं बिना टाइम के भी कंसंट्रेशन को आधा कर सकता हूं। कैसे, देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने मान लो शुरुआत की थी A0 से, ठीक, और आपने बोला कि वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन आधी हो जाए। तो अगर मैं मान लो 10 सेकंड बाद ही सिस्टम का वॉल्यूम डबल कर दूं, तो वॉल्यूम डबल करते ही उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी। तो फिर हम उसको हाफ लाइफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन आधी हुई है वो वॉल्यूम चेंज करने की वजह से हुई है, वो अपने आप डीकंपोज होकर आधा नहीं हो रहा है। हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, बाकी सब फिक्स्ड है, रिएक्टेंट खुद डीकंपोज होकर अपनी हाफ वैल्यू पर पहुंच रहा है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। इसलिए मैंने यहां पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म ऐड कर दिया है, बाकी इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको ऐसे एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखाया जिसकी आपके लेवल पे कोई जरूरत नहीं है। तो आप तो सिंपल सी चीज ध्यान रखें, और वो सिंपल सी चीज क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कंसंट्रेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं, जिसे हम टी हाफ से या फिर टी 50% से डिनोट कर सकते हैं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप, अगर आप एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो आप लोगों ने अभी एक इक्वेशन डिराइव किया था, क्या, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। ठीक, अब मैं इस रिएक्शन की हाफ लाइफ पता करना चाहूँ तो कैसे पता करूंगा कि भाई जब टाइम T हाफ के बराबर होगा, तो हाफ लाइफ की बात करो, बताओ जब टाइम T हाफ के बराबर होगा तो कंसंट्रेशन, उस टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी होगा ना। बस ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दो। तो जैसे आप इस इक्वेशन में वैल्यूज रखते हो, AT इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूं A0/2 इज इक्वल्स टू A0 माइनस K इंटू, इसकी जगह आप लिख सकते हो T हाफ। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, और यहां से जब आप इस रिएक्शन के लिए T हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बताओ T हाफ कितना हो चुका होगा इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट विल बी इक्वल टू A0/2K। तो ये एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये भी आपको याद रखना होगा कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ की वैल्यू कितनी होती है, A0/2K के इक्वल होती है। क्लियर। अब यहां पर फिर से एक और ग्राफ बन गया जो आपके काम में आएगा। ग्राफ किस किस के बीच में, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। तो देखो अगर मैं यहां पर हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाऊं, जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं, तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू mx, एक स्ट्रेट लाइन विच विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसकी स्लोप जो होगी, बताओ वो स्लोप किसके इक्वल होगी, 1/2K के इक्वल होगी। तो अगेन ग्राफ रटना नहीं है, ग्राफ आपको समझना है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, T हाफ इज इक्वल्स टू A0/2K। और अगर आप T हाफ और इनिशियल कंसिडरेशन में ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो समझ में आता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, बोलोगे यार कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और विश्वास रखो आपको इनको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। 2 लेक्चर बाद आपको सब ऐसे ही अपने टिप्स के ऊपर याद होगा, बिलीव मी। ठीक है, चलो
तो अब आप देखो, मैं यहां से एक और चीज लिख सकता हूं कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ टी हाफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगा। तो वो क्या होगा वो हम फर्स्ट ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसे कॉपी करें। ये थी आपकी हाफ लाइफ और कैसे हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। चलो, हाफ लाइफ हो गई। हाफ लाइफ के बाद हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कंप्लीशन टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपके कई बार काम में आता है। तो कंप्लीशन टाइम को हम t 100% से भी डिनोट करते हैं। अब आपको नाम से पता लग रहा है, ये वो टाइम होगा जब रिएक्शन क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक, चलो तो इसको भी डिफाइन करते हैं। आप देखो, ये रिएक्शन थी आपकी A goes to प्रोडक्ट्स। बताओ, जब टी कंप्लीशन आ चुका होगा तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट पूरा पूरा क्या हो चुका होगा, खत्म। तो कंडीशन क्या होगी, टी कंप्लीशन पर जो आप AT की वैल्यू लिखते हो वो कितनी हो जाएगी, 0। बोलो होगा? तो बस निकाल लो टी कंप्लीशन कैसे। इक्वेशन है अपना AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। तो AT की जगह तो लिखो 0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस K इंटू, बताओ T की जगह क्या लिखोगे आप, T 100%। तो यहां से अगर आप T कंप्लीशन या फिर T 100% लिखो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A0 बाय K होगा। और अभी अभी आपने डिराइव किया था कि एक जीरो रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी वेरी गुड, A0 अपॉन 2K। तो बताओ क्या आप टी हाफ और T 100% को रिलेट कर सकते हो? बिल्कुल, T 100% को हम कितना लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ चुकी है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is completed in 2 हाफ लाइफ्स। 2 हाफ लाइफ में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन थियोरेटिकली क्या हो जाती है, कंप्लीट। थियोरेटिकली है ना, प्रैक्टिकली भी मतलब आप बोल सकते हो, बट एग्जैक्ट कंप्लीशन कभी नहीं होता है। कोई रिएक्शन अगर 90% 80% हो गई तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली कंप्लीट मान लेते हैं। ठीक, तो अगर इस चीज का कंसेप्ट को आप यूज कैसे करोगे, अगर आपसे कोई बोलता है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो इसका मतलब 20 मिनट में वो रिएक्शन क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट। देखो, मैं जितने भी पॉइंट्स आपको स्ट्रेस डाल के बोल रहा हूं, मैं हर टाइप पर आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता होगी कि अगर ये चीजें आपको याद है, आती हैं, तो कितनी आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो पहली चीज हाफ लाइफ हमने देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, A0 अपॉन 2K। और टी कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है, A0 अपॉन K। और टी कंप्लीशन 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। सही है? चलो इसे भी आप कॉपी करो, फिर कुछ और बातें करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फिर देखो फर्दर एक छोटी सी चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। तो आपको वैसे ही याद होगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम बात करें तो मैंने आपको सिखाया था किसी भी रिएक्शन के लिए जो K की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, और साथ में क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। सिंस ऑर्डर 0 है, n की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहां से आपको K की यूनिट क्या मिलेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर मोलैरिटी पर सेकेंड। ठीक, तो अपनी बात पहले भी हो चुकी है। आप सिर्फ K की यूनिट देखकर भी पहचान सकते हो कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं दिया होता, K की वैल्यू दी होती है और चुपचाप से आपको बता दिया उसने
जैसे आप के की यूनिट देखोगे आप रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग आगे चलकर यूज करेंगे। हाल फिलहाल ये थी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए हमने कुछ चीजें डिस्कस की। एक बार मैं सारी चीजें समराइज कर लेता हूं। सबसे पहले आपने देखा कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लिखो तो वो K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0 होती है, मतलब रेट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। दूसरा, किसी भी टाइम t पर अगर आप कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला बनता है A0 माइनस KT। तीसरा चीज आपने यहाँ पर सीखी हाफ लाइफ, जो कि किसके इक्वल होती है A0 बाय 2K। तीसरा आप लोगों ने सीखा टाइम फॉर कंप्लीशन T 100% विच इज इक्वल्स टू A0 बाय K एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। और अभी देखो, अब देखो पढ़ा कितना सारा, लेकिन याद रखने की चीजें सिर्फ कितनी सी है, इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आओ अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ कि क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको जीरो ऑर्डर पे आना चाहिए, दैट इज कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन is completed, is 20% completed in 10 minutes। ठीक है, ये उसने आपको एक डेटा दे दिया है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई 10 मिनट्स में। अभी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हाफ लाइफ पूछ लेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, या ऐसा पूछ लेगा कि बताओ हाउ मच टाइम, या इन व्हाट टाइम, ऐसा लिख लो डायरेक्ट आप, तो इन व्हाट टाइम it will be 80% completed। ठीक, तो आपको 80% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी बताना है। तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन इनमें ना चिल्लर सी छोटी सी मिस्टेक कुछ लोग कर देते हैं। तो वो मिस्टेक क्या होती है बताता हूं मैं आपको। देखो, आप क्या करो, सबसे पहले एक रिएक्शन मान लो A goes to products। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कितना था A0, तो A0 कितना है, इसने इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको नहीं दी है, कोई बात नहीं, मत देने दो। फिर ये कह रहा है कि 10 मिनट में ये रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई। अब इसका मतलब बस आपको समझना है, बताओ 20% कंप्लीट होने का मतलब क्या है, इसका 20% चला गया, तो बताओ ये कितना बचेगा, 80% यानी 0.8 A0। तो 80 क्या होता है, यहां मिस्टेक कर देते हैं, 80 क्या होता है, कितना A बचा। कुछ लोग इसको 20% लिख देते हैं, 20% तो वो है जो गया, 20% तो किसकी वैल्यू है, A0 माइनस 80। ये होता है कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ। आ रही ना बात समझ में। तो कितना डिसोसिएट हुआ, 20% डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना, 80%। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए 80 इक्वल टू बनेगा A0 माइनस KT। तो 80 की वैल्यू तो हो गई 0.8 A0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस K इंटू टाइम हो गया 10। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको एक इक्वेशन बना लो, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले K की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको आगे यूज कर लेंगे, तो वो भी सही है। आप यहां से K की वैल्यू निकाल लो और दोबारा से 80% के लिए यूज कर लो, या फिर ऐसा करो, ऐसा ही एक और इक्वेशन बना लो। तो बताओ, मान लो 80% कंप्लीशन में टाइम t लगा, तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू t, रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई है। तो बताओ 80% कंप्लीट हो गई तो ये कितना बचेगा, 20%, 0.2 A0। प्रोडक्ट से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर से इक्वेशन बनाओ, 80 की जगह लिखो 0.2 A0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस K इंटू ये टाइम आपको निकालना है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, तो देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 0.8 में से 0.2 गया तो 0.6 A0 बचेगा। और आपको A0 की वैल्यू भी चाहिए होगी कैलकुलेट करने के लिए ना, उसके बिना आप कैलकुलेट कर लोगे। ऐसा करो, सब्ट्रैक्ट मत करो, डिवाइड करते हैं, है ना, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लो। तो देखो ये 10K किसके इक्वल हो जाएगा, 0.2 A0 के। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बोलो इसको, और ऐसे जब आप सेकंड लिखोगे 0.2 A0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस K इंटू टी, तो K इंटू टी किसके इक्वल हो जाएगा, 0.8 A0 के। इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, तो जैसे आप इसको लिखोगे ये क्या बनेगा, KT अपॉन 10K इज इक्वल्स टू 0.8 A0 अपॉन 0.2 A0। A0 से A0 गया, K से K गया, ये इसको 4 टाइम्स उड़ाएगा। बताओ टाइम कितना आ गया, 40 मिनट्स आ गया। तो 40 मिनट में ये रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगी, 80% कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन पे आपको मिल सकता है। उसमें पहले एक टाइम दे देगा जहां से आप K निकाल लोगे, फिर दूसरा टाइम आपसे पूछेगा, तो इस K की वैल्यू से आप अपना सेकेंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? फिर देखो अगला क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ही। क्वेश्चन इज दिस, फॉर अ रिएक्शन फॉलोइंग डेटा इज गिवन। डेटा क्या दिया है आपको, डेटा दिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी हुई है, और साथ में आपको टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड्स। ठीक, तो आपको 0 पर कंडीशन दी, मान लो 1 मोलर, 10 सेकेंड के बाद आपको कंडीशन दी हुई है 0.75 मोलर, 20 सेकेंड के बाद, है ना। ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूं मैं। मान लो आपको वैल्यू दी हुई है कुछ, मैं ले लेता हूँ 0.6 मोलर ऐसे, और 40 सेकेंड ऐसे दे सकता। मेरे को वैल्यूज देखनी पड़ेंगी वरना दिक्कत आ जाएगी। तो देखो डेटा थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, थोड़ा डेटा से ले लेते हैं। तो इसको आप कर लो 30 सेकेंड, ये बच गया 0.75 मोलर, इसको आप ले लो 120 सेकेंड और ये हो गया 0। ठीक, और आपको कैलकुलेट करना है यहां पर क्या, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ द रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। ठीक, तो अब क्या करना है, पॉज करना है वीडियो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो वो आपने कर लिया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखो रिएक्शन बोली गई है 0 ऑर्डर, यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 120 सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो 120 सेकेंड इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। बताओ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंप्लीशन टाइम कितना होता है, A0/K होता है। तो देखो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, टाइम t = 0 पर ये 1 मोलर था, तो A0 की वैल्यू है 1 मोलर, यानी यहां से K की वैल्यू मिल गई आपको 1/120। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सही है, तो यहां से आप K कैलकुलेट करते, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डेटा मैनिपुलेट करना था, कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। K की वैल्यू चाहिए थी, T कंप्लीशन दिया है जो A0/K के इक्वल होता है, और वहां से आप K की वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, चलो तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप लोग 0 ऑर्डर पे डिस्कस कर सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं जो कि जेईई मेंस में पूछा भी गया है, और उसमें ना गलती करने के कुछ चांसेस होते हैं। तो आओ क्या है वो क्वेश्चन और क्या गलती आप उसमें कर सकते हो वो हम लोग देखते हैं। तो मित्रों बात है सन 2010 की, जब एक्चुअली जेईई मेंस नहीं था, वो AIEEE था। बट क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ नाम ही तो बदला है, काम तो दोनों का क्या है, सेम। तो अच्छा क्वेश्चन है 0 ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। देखो आप कोई भी बुक सॉल्व करो, मटेरियल सॉल्व करो, 0 ऑर्डर रिएक्शन पे आपको बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक, मैक्सिमम आपको फर्स्ट ऑर्डर पे ही मिलेंगे क्योंकि उसी में यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज कि आपको हाफ लाइफ दी हुई है T½ फॉर द रिएक्शन या फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन लिख देता हूं सीधा ही मैं तो आपको,
क्योंकि ऑर्डर तो आपको ढूंढना ही नहीं है इसमें, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज A goes to products is 1 hour. इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको T हाफ दिया गया है 1 hour. आगे भी बोल रहा है when the initial concentration of reactant is 2 molar. ठीक, कह रहा है how much time does it take for its concentration to come from 0.5 molar to 0.25 molar. ऑप्शंस भी हैं आपके पास. ऑप्शन ए इज 4R, ऑप्शन बी इज 0.5R, ऑप्शन सी इज 0.25R एंड ऑप्शन डी इज 1R. करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करके अपना सही ऑप्शन टिक करना है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. चलो कर लिए ट्राई. देखो आपने जितने लोगों ने इसका आंसर 1R टिक किया है वो सबके सब गलत हैं. उन्होंने वही मिस्टेक की है जो इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट की गई है. हम सोचते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं. इसने बोला कि हाफ लाइफ है 1R, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन 2 मोलर. फिर ये कह रहा है कि 0.5 से 0.25 पहुंच गया. तो लोग दिमाग क्या लगाते हैं, भाई 0.5 से 0.25 पहुंच गया, आधा हो गया मतलब हाफ लाइफ के बराबर ही होगा. ये तो उसने मामू बनाने के लिए इस ऑप्शन दे दिए हैं. अपना ऑप्शन होगा डी. तो ये गलत है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. कैसे, बहुत ध्यान से देखो. बताओ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है. हाँ जी, A0/2K होता है. तो A0 इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है 2/2 इंटू K तो आपको पता नहीं, और ये वैल्यू दी गई है 1. तो यहाँ 2 से 2 गया. बताओ K की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1. और आपसे यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो मोलैरिटी पर आर, क्योंकि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सही है. तो आपको इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू मिल गई 1. अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है. देखो यहाँ पर हाफ नहीं हो रहा है. अगर इस रिएक्शन को मैं ठीक से लिखकर एनालाइज करूं तो ये A गोज टू प्रोडक्ट्स था. टाइम t इक्वल टू 0. बताओ इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी, 2 मोलर. किसी टाइम t पर ये कहां पहुंचा, 0.5 मोलर. तो इसको T1 बोल देता हूं. और किसी टाइम T2 पर इसको कितना पहुंचना था, 0.25 मोलर यहां पहुंचना था. अब इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं. या तो आप 2 मोलर से 0.25 मोलर का टाइम निकालो, और 2 मोलर से 0.5 मोलर. एक तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम निकालो T1, एक यहां से यहां पहुंचने का टाइम निकालो T2, और दोनों का डिफरेंस निकाल लो T2 माइनस T1. तो आपको वो टाइम मिल जाएगा. तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है. मैं आपको एक और दूसरा तरीका सिखाता हूं. उसने क्या बोला कि भाई ये रिएक्शन तो यही है, अब ये यहां से और यहां पहुंच रहा है. तो आप क्या करो, इसको मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसको मान लो फाइनल कंसेंट्रेशन, और K की वैल्यू सेम रखो. तो आप फिर से इक्वेशन लगाओ, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT. बात समझ में आ रही है ना आपको मैं क्या कह रहा हूं. तो अब A0 आप 2 लेने की जगह 0.5 ले. तो मान लो कि आपने तो रिएक्शन ही यहां से शुरू की थी. तो देखो AT कितना, जितना बचा 0.25, A0 कितना 0.5, माइनस K की वैल्यू हो गई 1 इंटू टाइम. तो यहां से T की वैल्यू निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.25R. समझ में आ रहा है. दूसरा तरीका मैं आपसे क्या कह रहा था, आप यहां से आते, आप क्या लिखते हैं, AT दैट इज 0.5 इज इक्वल्स टू A0 माइनस K की वैल्यू 1 इंटू टाइम निकालते T1. तो T1 की वैल्यू आती है 1.5.
फिर आप क्या करते, फिर आप यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचते। तो उसके लिए आप क्या लिखते, 0.25 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इंटू T2। यहां से T2 के वैल्यू निकालते 1.75 और T2 माइनस T1 से आप टाइम निकाल लेते तो कितना आता, 0.25। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप इसे फॉलो करो, ये मेथड अच्छा लगता है तो इससे फॉलो, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ये अपन फर्स्ट ऑर्डर में भी डील करेंगे। जब आपको दो अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन दी हुई हो तो जो पहली कंसंट्रेशन है उसको A0 मान लो, दूसरी को AT मान लो, और इनके बीच का जो टाइम है उसको T मान के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें से कई लोगों ने इसका ऑप्शन डी टिक किया होगा बिना सोचे समझे। कर सकते हैं। ये थी अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दिमाग लगाना, इसमें आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दिस, फॉर अ zero order reaction and the reaction is 2A goes to products। बहुत ध्यान से सॉल्व करना। हाफ लाइफ T हाफ इज से सम 120 सेकेंड्स। कितना है इसका T हाफ? 120 सेकेंड है। एंड initial concentration is say 2 molar। ठीक, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट का ध्यान रखें, अदरवाइज आप गलती करोगे ही करोगे। तो यहां खत्म होती है अपनी पहली टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम दोबारा से एनालाइज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को। जो काम हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए किए वही सारे काम हम किसके लिए करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।